Hello everybody. In this video, I will continue the economics chapter 1 for class 9, the story of village Parampur. This is the story of village Parampur. Now, I am going to discuss farming in Parampur. You know that there are two types of activities. One is farming activity and other is the non-farming activity, and this is already discussed in the previous video. Now students, बच्चों, हम ये पहले समझा चुके हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी का मूल जो पर्पस है वो प्रोडक्शन है, और आप जानते हैं कि प्रोडक्शन में चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल and fourth is the human capital. Now हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंड पर, और प्रीवियस वीडियो में लैंड के कुछ चीज़ों को बताया जा चुका है. अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देखना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है. उसमें हमने डिस्कस किया था कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स है. फिर हमने ये समझाया आपको कि अगर लैंड फिक्स है लेकिन हमारी नेसेसिटी, हमारी ज़रूरतें फिक्स नहीं है और पॉपुलेशन भी हमारे देश की फिक्स नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि उस सेम लैंड में, उस फिक्स लैंड में हम मोर प्रोडक्शन, मोर क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएँ. तो इस पर हमने डिस्कस किया था कि इज देयर इज ए वे वन कैन ग्रो मोर इन द सेम लैंड. अब आज हम इसमें आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि विल द लैंड सस्टेन. क्या इस बात पर सोचना होगा कि अगर लैंड फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकता है, और हम उसको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम कोई मेथड्स या कोई टेक्निक्स एडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारा लैंड जो है वो सस्टेन करेगा, लैंड की फर्टिलिटी बची रहेगी. इस पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में. और यहाँ पर ये तीन चीज़ों पर पहले 3 पॉइंट्स यहाँ पर नोट आपको कर लेना होगा, मैं आपको समय दूंगा. इसमें देखिए, पहला है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये हमको बता रहे हैं कि जो भी हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को हमने छोड़ दिया और हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग हम लोगों ने एडॉप्ट किया. दिस इज द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. और इसमें पाया गया कि जब मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग जब हम यूज करते हैं तो इसमें सॉइल का हम ओवर यूज करते हैं, मिट्टी का और लैंड का हम ओवर यूज करते हैं. और आपको पता है कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स बेस ये सॉइल है, तो इसको हम ओवर यूज करते हैं. अब ये देखना है कि जहाँ जहाँ हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय करती है, फर्टिलिटी लूज कर रही है. इसमें ये पाया गया है कि जिन जिन एरिया में या अधिकांश एरिया में जहाँ की ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर ये देखा गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एडॉप्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स करते हैं, वीडिसाइड्स करते हैं. और इस सब का प्रभाव होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादा उपज के लिए हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को, और जब उसको इरिगेट करते हैं तो तुरंत वो फर्टिलाइज़र जाकर प्लांट के साथ वो एसोसिएट करता है और प्लांट का ज़्यादा ग्रो होता है. लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो प्लांट के साथ रिटेन नहीं करता, वो रुकता नहीं, और धीरे धीरे वह अर्थ के नीचे वो चला जाता है, और हमें कई तरह से ग्राउंड वाटर को भी वह पोल्यूट कर रहा है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हुई है. इसी के साथ साथ फर्टिलिटी भी कम होती है. और देखा गया कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी एक ठीक है कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स है उसमें हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, हम वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, जो खेत में जो भी खर पतवार वगैरह होते हैं उसको हम
करने के लिए तमाम तरह के इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का, ये सभी केमिकल होते हैं और अंततः ये जाकर ये सॉइल की फर्टिलिटी को समाप्त कर देते हैं। दूसरा है कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स है, इसमें जो भी हमारे हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उसमें मोर इरिगेशन की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम ट्यूबवेल्स यूज कर रहे हैं। और ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर से कंटिन्यूअस ज़्यादा वाटर को जब वहाँ से वो लेते हैं और उससे हम इरिगेट करते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो वाटर का जो ग्राउंड वाटर का जो भी आपका वाटर टेबल है वो ग्राउंड के बिलो चला जाता है। यहाँ पर ये आपको समझाया गया है कि ग्राउंड टेबल ये बिलो हो जाता है। तो ये दो बहुत ही इसकी जो डिसएडवांटेज है ओवर सॉइल को ओवर यूज करने के लिए, मोर क्रॉप्स के लिए जब हम उसको बार बार उसमें आवश्यकता से ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, या इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल से ज़्यादा हम वाटर को निकालते हैं तो धीरे धीरे वाटर का लेवल भी समाप्त होता जा रहा है, नीचे जा रहा है और उसके साथ ही साथ जो कि आगे चलकर बहुत जल संकट में वो बदल सकता है और दूसरी कि सॉइल की फर्टिलिटी समाप्त होती है। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमें जो सॉइल है उसको सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, जुडिशियस यूज। हम इस तरीके से हम सॉइल का यूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो सॉइल रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉइल है वो नेचुरल रिसोर्स है और इसको बनने में इसको बहुत लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इसको और फिर अगर एक बार ये सॉइल रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इसको फॉर्मेशन में उतना ही ज़्यादा समय इसमें लगेगा। तो हमें इसको अगले नेक्स्ट जनरेशन के लिए सॉइल को बचाना होगा, उसके लिए इसका सस्टेनेबल यूज करना होगा और जो भी इसके दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उस पर सोचना होगा कि हम नेचुरल जो भी मैन्यूअर्स हैं उसको हम यूटिलाइज करें, ताकि ग्राउंड वाटर को भी हम देखें कि इसको अपने ज़रूरत भर ही ग्राउंड वाटर को हम नीचे से उसका यूज करें। बाकी हमारे यहाँ जो पहले के ट्रेडिशनल होते हैं जैसे पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, रिवर्स होते हैं, वहाँ से सिंचाई की कोई व्यवस्था की जाए और तभी हम लोग लैंड को सस्टेन कर पाएंगे। तो हमारी ये पॉइंट है कि विल द लैंड सस्टेन। इसमें हम 3 पॉइंट्स पर हम बात किए थे। पहला है हमने देखा कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये बता रहे हैं कि जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ये जो हम इसको जब ओवर यूज करते हैं तो सॉइल हमारा डिटोरिएट करता है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करती है। दूसरा है कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन भी ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में, उन सब जगहों पर पाया गया, वहाँ का रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहाँ मैक्सिमम तो पंजाब में ही केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आदि का यूज हुआ है और इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स वहाँ के सॉइल पर पड़ा है। और तीसरा ये ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स जो हम इरिगेशन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को हम यूज कर रहे हैं, उससे वाटर टेबल जो है वो बिलो द ग्राउंड जा रहा है। और इसका निष्कर्ष क्या है कि हमें सॉइल का सस्टेनेबल यूज करना होगा और ये हमें समझना होगा कि नेचर हमको प्रचुर मात्रा में हमारी मदद करती है। अगर नेचर को या नेचुरल रिसोर्स को हम अपने नीड के भर ही ज़रूरत भर उसको यूटिलाइज करें तो हमें नेचर हमेशा हमारा साथ देगी, नेचुरल रिसोर्स हमेशा हमारे लिए संरक्षित रहेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और अगर हम ज़्यादा लालच दिखाते हैं तो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इसका खामियाजा भुगत सकती है। नाउ स्टूडेंट, fourth point is, this is the fourth point, how is land distributed between the farmers of पालमपुर। जो पालमपुर गांव के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके बीच लैंड का बंटवारा कैसा था? क्या सभी को समान लैंड मिला हुआ था
इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था या अनइवनली, या किसी को ज़्यादा किसी को कम? क्योंकि हम देखते हैं कि लैंड जो है वह फार्मिंग का, कल्टीवेशन का पहली ज़रूरत है। विदाउट लैंड तो कल्टीवेशन हो नहीं सकता है। लेकिन हम ये पाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल फार्मर्स हैव सफिशिएंट लैंड। पालमपुर के जो किसान हैं सभी के पास सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, जिसमें कि वो अपने ज़रूरत भर यील्ड ले सकें, अपने ज़रूरत भर पैदावार पा सकें। और हम ये देखते हैं कि ये पहले भी आपको समझाया गया है कि देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर। पालमपुर में 450 परिवार है। इसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है अबाउट 150, 150 जो परिवार है, 150 फैमिली जो है वो लैंडलेस है, उनके पास ज़मीन है ही नहीं है। वो बहुत ही गरीब है, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो दलित्स हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। 240 जो फैमिली है उसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर कल्टीवेटेड लैंड है, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम कल्टीवेटेड लैंड है। और आप समझ सकते हैं कि इस लैंड में कोई अपने ज़रूरत की, एक परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझिए। हाँ, 60 जो फैमिली है यहाँ पर 450 में 60 फैमिली है, 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और उसमें कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर या कभी कभी 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पिक्चर बनाया गया है, आपके बुक में पिक्चर 1.5 करके ही लिखा गया है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जो कल्टिवेटेड लैंड है इसका दिखाया गया है। और आप पाते हैं कि सपोज कीजिए कि ये कल्टिवेटेड लैंड का प्लॉट है पूरे पालमपुर का, 450 फैमिली का। उसमें तो जिसका 150 के पास तो लैंड है ही नहीं है, उनके पास ज़मीन है ही नहीं है, तो फिर उनका तो वो तो सबसे गरीब में आते हैं, पुअरेस्ट हैं वहाँ के। और लेकिन जिनके पास देख रहे हैं कि कुछ ज़मीनें हैं, देख रहे हैं ये 2 हेक्टेयर से भी कम है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन, ये सब 2 हेक्टेयर से भी कम की है उनके पास पालमपुर में। ऐसे हमारे पास 240 फैमिली हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। इसके पास कुछ परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, जैसे सपोज कर सकते हैं ये हैं, इनको 2 हेक्टेयर से आप ज़्यादा मान सकते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। सपोज कीजिए ये है, ये सब ज़मीन जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से पालमपुर गांव के लोगों की कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा प्रोडक्शन का फार्मिंग एक्टिविटी में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, उसकी 4 चीज़ों का या 4 पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहला तो हमने किया कि लैंड इज़ फिक्स। दूसरा हमने अध्ययन किया कि अगर लैंड फिक्स है तो क्या कोई इस तरीके का वे है, कोई तरीका है जिससे कि हम फिक्स लैंड में ही मोर प्रोडक्शन पाएँ। फिर आपका तीसरा जो हमारा हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ाई किया उसमें हमने देखा कि अगर हम लैंड को ओवर यूज करते हैं तो क्या वो सस्टेन करता है, क्या उसकी फर्टिलिटी बची रहती है। और ये चौथा पॉइंट में हमने ये देखा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर फैमिली में कैसा है। एक बार और आपको हम बहुत ही ब्रीफ में इसको समझा दे रहे हैं कि पालमपुर में आप देख रहे हैं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं है, सभी को समान नहीं है। बहुतों के पास तो लैंड है ही नहीं है। और ये देखते हैं कि 450 फैमिली का वो विलेज है, उसमें 150 तो लैंडलेस हैं, 240 के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और जिनको कि हम यहाँ पर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। और ये जो है बाकी के पास 60 फैमिली ऐसा है जिसके पास आप देखते हैं कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, या और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास कि 10 हेक्टेयर ज़मीन है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। ऐसे फार्मर को हम मीडियम या लार्जर फार्मर बोलते हैं। ये मीडियम है, मीडियम एंड लार्जर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, जिनके पास तो
10 हेक्टेयर है उससे भी ज़्यादा है वो तो लार्जर फार्मर में आते हैं। और ये जो फार्मर है ये मार्जिनल या स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, इनके पास ये 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं। नाउ स्टूडेंट, आपके बुक में क्लास 9 एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ ये 1.1 ग्राफ है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया समझाया गया है और ये सिर्फ पालमपुर का नहीं है, ये पूरे इंडिया के संदर्भ में इसको समझाया गया है, क्योंकि हम बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि पालमपुर तो हमारा एक माध्यम है हमको इंडियन कल्टिवेटेड एरिया के बारे में समझने के लिए या इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस ग्राफ के माध्यम से आपको ये समझाया गया है। ये 2 तरह का ये डायग्राम बनाया गया है, ये देख लीजिए, ये कल्टिवेटेड एरिया है, दिस इज द कल्टिवेटेड एरिया, और ये नंबर ऑफ फार्मर्स है। हमारे देश की टोटल जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि 55.40% जो एरिया है वो दिस इज एरिया इज ऑक्युपाइड बाय मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, और ये देख सकते हैं। और 44.6% जो है ये आपको बाकी के द्वारा है, ये जो रेड कलर है मीडियम एंड लार्ज फार्मर के द्वारा ये माना गया है ये। और देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फार्मर्स क्या है, कि नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं 85% जो हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की जो है, मतलब मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो इतने एरिया को ऑक्युपाई किए हुए हैं, और जो छोटे फार्मर हैं वो उनके पास मात्र 50% ये लैंड रिसोर्स है। इसको आपको समझ लेना है। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। अभी तक तो हम लोग लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब लेबर के बारे में आइए, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए लेबर उसका सेकंड रिक्वायरमेंट है। अब ये टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। जो हम खेती करते हैं, अब आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर का वर्क होता है, कल्टीवेशन वर्क जो है, इसमें ये बहुत हार्ड लेबर का वर्क है। इसमें शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है, हार्ड फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है। अब सवाल है कि लेबर कहाँ से आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स पर हम लोग विचार करेंगे। पहला है कि स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स है, आप याद कीजिए कि आपको भी तुरंत हमने समझाया कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड, वो आपको स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स कहे जाते हैं। तो जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही वो अपना एग्रीकल्चर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना होता नहीं है कि वो अलग से किसी लेबर को हायर करें, और इतना करने के बाद खुद मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास सफिशिएंट प्रोडक्शन हो नहीं पाता है, तो खुद ही अपना लेबर करते हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास की 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, ठीक है, और किसी किसी के पास तो आपने देखा कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा उसके पास लैंड है, तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं वो लेबरर को हायर करते हैं, उनको किराए पर लेते हैं। और जब लेबरर को हायर करते हैं तो उनके पास वो कैसे लेबरर होते हैं, वो जनरली 2 तरह के फैमिली से पालमपुर गांव में उनके पास लेबरर आते हैं। और न पालमपुर की बात है, ये पूरे भारत देश की बात है कि सबसे पहले तो वो लोग लेबर के रूप में काम करते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है और उनको अपने लिवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए कुछ करना है, तो वो लोग मजदूरी करते हैं। और दूसरे होते हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है, वो खुद भी अपने ज़मीन पर कल्टीवेशन का काम करते हैं, और इसके साथ ही साथ उससे उनकी वो सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर पार्ट टाइम में वो जाकर लार्ज जो फार्मर हैं या मीडियम जो फार्मर हैं उनके यहाँ मजदूरी करके अपने ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये जो आपको मीडियम लार्ज फार्मर है वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। अब जब हायर करते हैं तो उनको वेजेस देते हैं, उनको पारिश्रमिक देते हैं, और जो भी उनको पारिश्रमिक देते हैं वो पारिश्रमिक
वो मेहनताना या उनकी वेजेस मजदूरी वह या तो कैश में हो सकती है या काइंड में हो सकती है। और कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि कैश में तो या जो गवर्नमेंट का जो रेट है वो पालमपुर गांव में और वहाँ उस समय का जो चर्चा किया गया है तो सरकारी रेट है 60 रुपीज़ पर डे 60 रुपया देना है। लेकिन इतना हायर कंपटीशन है कि चूँकि मजदूर ज़्यादा हैं और काम कराने वाले कम हैं, उसमें होता क्या है कि लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ 35 रुपये या 40 रुपये ही उनको मिलता है। तो या तो वो कैश में दे देते हैं या उसको काइंड में मतलब क्रॉप्स को ही उनको मजदूरी के रूप में दे देते हैं। कभी कभी मजदूरों को खाना भी दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर वेजेस के रूप में है। हम ये देखेंगे कि इतने मेहनत में भी जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है। मजदूरों को ऐसा नहीं है कि उनको साल भर का काम मिल जाता है। ये जो ड्यूरेशन है कभी कभी तो अच्छे उनका जो मजदूरी भी है, ये भी समझ लीजिए कि मजदूरी में भी वेरिएशन है और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी वेरिएशन है। मजदूरी जगह पर अलग होती है। सपोज कीजिए कि एक जगह दूसरी है तो दूसरे किसान के यहाँ वो कम मजदूरी पर दे रहा है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो उनका वेजेस है ये उसमें ये देखा गया है कि सपोज कीजिए कि सोइंग के लिए अगर खेत की बुआई हो रही है, बीज डाला जा रहा है तो उसकी मजदूरी कुछ और होती है, हार्वेस्टिंग सीजन में मजदूरी कुछ और होती है। तो इसमें है और एम्प्लॉयमेंट में रोजगार में है कि ये भी सीजनल है। कभी कभी किसानों को जनरली डेली वेजेज पर ही उनको रखा जाता है या किसी जो लार्ज आपका फार्मर है वो होल टाइम के लिए किसी मजदूर को अपने यहाँ रख लेते हैं या वो लोग सीजनल रखते हैं। मान लीजिए कि हार्वेस्टिंग के समय में हायर कर लेते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर सोई के जो जब खेत की रोपनी जैसे होती है या बुआई होती है उस समय उनको हायर किया जाता है। तो हमेशा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है और जब उनको साल भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो ये मजदूरों के पास बहुत ही ये प्रॉब्लम होती है। फिर वो कहीं दूसरे जगह एम्प्लॉयमेंट खोजने में ढूंढने में उलझ जाते हैं। यहाँ पर एक कहानी कही गई है डाला और रामकली की। ये इस आपको समझाने के लिए ये दोनों जो हैं ये एक लैंडलेस फार्मर्स हैं और ये बहुत ही गरीब हैं और ये लोग चर्चा कर रहे हैं। डाला जो है वो रामकली से बता रहा है कि हमारे पास तो अब कोई काम भी नहीं है और हमने पहले भी 2000 रुपीज़ बोरो कर लिया था, लोन ले लिया था और अभी फिर भी हम अभी भी 1000 हम लेने जा रहे हैं और हम इसको कहाँ से पे करेंगे, हमें तो मजदूरी मिल ही नहीं रही है। क्योंकि ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक चर्चा में आ रहा है कि घनश्याम है, वो भी कोई किसान है लेकिन वो मीडियम या लार्ज किसान फार्मर है और वो हार्वेस्टर ला दिया है। तो हार्वेस्टर तो फिर जो ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर इन लोगों की ज़रूरत कम पड़ गई। तो ये रामकली भी चर्चा करती है कि भाई हमारे पास भी तो यही बात है, हम भी कहीं से लोन ले लिए, कहाँ से देंगे। और अब तो चूँकि उसके पास मशीन आ गए हैं इसलिए अब पूरा काम मिलता नहीं है। पिछले सीजन में तो हमको 5 महीने का ही काम मिला था और अब हम कहीं जाकर ब्रिक मेकिंग जो है वहाँ पर हम बात किए। ब्रिक मेकिंग जिसको हम ईंट भट्ठा बोलते हैं, जहाँ ईंट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये लेबरर के रूप में काम की है। आप में एक ये भी समझाया गया है माइग्रेंट लेबर के बारे में। आप याद कीजिए ये बहुत चर्चा में आया था। अभी जो ये कोविड का समय है, कोरोना का, आपने देखा कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के और मैक्सिमम बिहार के बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर हैं। माइग्रेंट लेबर का मतलब जो रहने वाले बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या किसी अन्य राज्य के हैं और किसी दूसरे जगह जाकर काम करते हैं, उनको अपने राज्य में काम नहीं मिलता है तो उनको माइग्रेंट लेबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 गाँवों की चर्चा है। एक है गोसाईपुर गांव का चर्चा है, गोसाईपुर, और दूसरा गांव है मझौली। ये 2 गांव हैं और बताया गया है कि इन दोनों गांव में मिलाकर इनमें 850 फैमिली यहाँ पर रहती है और 850 फैमिली में 850 परिवार है।
इसमें 250 जो लोग हैं यहाँ पर फैमिली के, वो लोग माइग्रेंट लेबर है, वो कहीं बाहर जाकर काम करते हैं। और कहाँ काम करते हैं तो वो आपको रूरल पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, सूरत में, इसी के साथ साथ नागपुर में, हैदराबाद में, इन सब जगहों पर जाके वो माइग्रेंट लेबर काम कर रहे हैं। और इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना का जो समय आया था तो आपने देखा कि जब वहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई या जब अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो वो काम हो गया, तो ये लोग फिर अपने वापस से बहुत ही दर्द सहते हुए, पीड़ा सहते हुए अपने यहाँ पहुँचे। तो इस माइग्रेंट लेबर के बारे में भी समझाया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। आपको पता है कि कैपिटल जो पूंजी है वो तीसरी जरूरत है फार्मिंग में। और आपको पता है, हमने ये समझाया भी था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जो आधुनिक मेथड्स आया फार्मिंग का, उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम लोग हाई वैरायटी एल्स वाले सीड्स का उपयोग करते हैं। उसमें इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यानी कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या खरपतवार नाशक, ये सब जो दवाइयाँ आई हैं उस सबका छिड़काव करना होता है। और भी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ों में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत आती है। अब पैसे कहाँ से आएंगे ये आपको समझना है। तो हमें दो लोगों पर ध्यान देना है। क्योंकि हमारे पास जो किसान है वो दो तरह के हैं। एक है मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स और दूसरे हैं आपके मीडियम या लार्ज फार्मर्स। सबसे पहले तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को हम बात करेंगे। ये मार्जिनल और स्मॉल जो फार्मर्स हैं, इन्हें क्या करना होता है, इन्हें कैपिटल के लिए हैव टू बोरो, इनको लोन पर या उधार लेना होता है, ठीक है, और एट हाई इंटरेस्ट, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर, क्योंकि ये गरीब किसान होते हैं, इनकी पहुंच बैंक तक भी नहीं है। तो ये लोग हाई ऊंची दर पर, ऊंची आपको इंटरेस्ट पर, ब्याज पर ये बोरो करते हैं पूंजी, कैपिटल। और इनके बोरोवर कौन होते हैं, इनको कौन ये देता है, तो लोन कौन देता है इनको? तो एक तो लार्ज फार्मर्स हैं, जो उसी गांव के जो बड़े किसान हैं आसपास में, वो देते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सेविंग हो जाती है कि वो दूसरे को लोन दे सकते हैं। या मनी लेंडर्स हैं, हर गांव में महाजन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो हाई इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं, उनका यही बिजनेस होता है, उनका यही व्यापार होता है। या ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो उनसे ही लेते हैं, जहाँ से अपने ये सामान वगैरह खरीदते हैं, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स खरीद के लाते हैं, उन्हीं के यहाँ ये बकाया लगा देते हैं या उन्हीं से उधार ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें इस बात को समझने के लिए एक स्टोरी है सविता की। सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है और उसे ज़रूरत है। वो इस बार क्या करती है कि अपने 1 हेक्टेयर उसके पास लैंड है, और 1 हेक्टेयर लैंड में वह व्हीट का कल्टीवेशन करना चाहती है, गेहूं का खेती करना चाहती है। उसने अपनी पूरी खर्चा जोड़ लिया, जिसमें कि व्हीट के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड्स या कुछ उसके पास जो मशीनरी हैं उसके रिपेयरिंग, टोटल खर्चा वो जोड़ती है। तो उसको 1 हेक्टेयर ज़मीन में उसको 3000 रुपीज़ उसका खर्चा आता है, कि 3000 रुपये उसको पास होगा तो वह अपनी खेती कर पाएगी 1 हेक्टेयर लैंड पर व्हीट की। इसके लिए वह तेजपाल सिंह, वहाँ का एक लार्ज फार्मर है, उसके पास हो जाती है, तेजपाल के पास। और तेजपाल से वो 3000 रुपीज़, 3000 रुपये वो लोन पर लेती है, वो उधार लेती है। और कैसे लेती है? वो 24% है, बहुत हाई इंटरेस्ट है, और फॉर 4 मंथ्स, मात्र 4 महीने के लिए, 4 महीने को पैसा देते हैं और कहते हैं कि 24% आपको ब्याज पर वो पैसा दे रहे हैं। इसी के साथ साथ उस पर दूसरा उसके पास शर्त लगाते हैं कि जब हार्वेस्ट का सीजन आएगा, जब फसल की कटाई होगी, तो आपको हमारे यहाँ 35 रुपीज़ पर डे की मजदूरी पर काम करना होगा। ये देखिए कितनी हमारे यहाँ के जो छोटे किसान हैं वो कितने मजबूर हैं। तो 35 रुपये मजदूरी पर वो तैयार हो जाती है। आप उसके लेबर को भी समझ सकते हैं कि अपने
खेत में काम करेगी, फिर उसके बाद पार्ट टाइम में जाकर इनके खेत में भी ये जब ये हार्वेस्टिंग करेंगे, फसल की कटाई होने लगेगी तो 35 रुपये में, और वो भी बहुत ही लोएस्ट वेजेस पर, क्योंकि गवर्नमेंट का उस समय जो रेट है वो 60 रुपीज़ है, 60 रुपया, लेकिन वो 35 पर, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको पैसा मिलेगा कहाँ से, तो लेती है। इसके साथ साथ उसके सविता का जीवन देखिए कि उसके 3 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों का खाना बनाना, सुबह वो खाना बना के जाती है सभी के लिए, उसके साथ साथ अपने खेत में काम करती है, फिर वादा के आधार पर वह जाकर तेजपाल के खेत में काम करती है, और ये 3000 लोन जो है उस पर इतना भारी पड़ता है कि वही उसका जीवन इस चक्की में, इस मजबूरी के चक्की में पिसती चली जा रही है। तो ये हमारे यहाँ के स्मॉल फार्मर की बात है, और खेती में जो उनको पूंजी चाहिए, वो किसान है तो फिर पूंजी के लिए इतनी मजबूरियाँ सहते हैं, और वो लार्ज फार्मर से, मनी लेंडर से या ट्रेडर से वो बोरो करते हैं, हाई इंटरेस्ट पर बोरो करते हैं, और उसके साथ और भी उनके शर्तों को उन्हें मानना होता है। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी सेविंग होती है, क्योंकि जो वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनके पास इतना प्रोडक्शन होता है कि अपने यूज के लिए सब्सटेंशियल जो उनका यूज होता है, अपने घर में खाने पीने के यूज के लिए वो रख लेते हैं, बाकी को बेच देते हैं, मार्केट में जाकर सेल करते हैं, और जब बेचते हैं तो वही चीज़ उसी से वो अपना कैपिटल का अरेंज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए। नाउ हम लोगों ने अभी तक जो प्रोडक्शन के 3 रिक्वायरमेंट है उस पर चर्चा कर लिया, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब जब तीनों ये ऑर्गेनाइज होते हैं और हमारा स्किल उसमें काम करता है तो फिर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन का हम क्या करते हैं। अब इसमें 2 तरह के हमारे पास किसान हैं, उनकी स्थिति पर सोचेंगे। पहला तो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे सविता है और गोविंद सन्स हैं। इसमें सविता एक स्मॉल फार्मर के जस्ट अभी हमने आपको चर्चा किया कि उसके पास 1 हेक्टेयर ही लैंड है और उसमें व्हीट व्हीट की कल्टीवेशन कर रही है। अब 1 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती, तो उसके पास उतना नहीं हो पाता है कि वो अपनी भी ज़रूरत पूरा करे और मार्केट में बेचे, तो उनके पास इसकी संभावना न के बराबर है। एक गोविंद की कहानी आई है 1960 के में, ये गोविंद हैं जिनके पास 2.25 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन है, 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है, और वो ट्रेडिशनल खेती करते हैं। इनके 3 बच्चे भी हैं, इनके तीनों लड़के गोविंद के, और खुद गोविंद ये 2.25 हेक्टेयर लैंड पर ये खेती कर रहे हैं। लेकिन इन्हें उस खेती से ये लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको सफिशिएंट, इनके पास कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अंत में क्या करते हैं कि एक बुफैलो भी लाते हैं, एक भैंस लाते हैं, और उस भैंस का दूध भी ये बेचते हैं। तो इनके पास थोड़ी सी नाम मात्र का, इनके पास अपने ज़रूरत के बाद कुछ सरप्लस प्रोडक्शन इनके पास बचता है या इनके पास अर्निंग होती है, लेकिन उससे भी इनकी पूरी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन गोविंद के डेथ के बाद क्या हुआ, इनके जो ज़मीन है इनके 3 बच्चों में वो बट गई, और सभी बच्चों को 1.75 हेक्टेयर ही ये ज़मीन इनको लैंड मिलती है। अब इस पर ये लोग खेती करते हैं। तब तक ये तीनों बच्चे जो हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी अप्लाई करने के बाद चूँकि इनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड है, स्मॉल प्लॉट है कल्टीवेशन के लिए, तो ये कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं और ये अपनी ज़रूरत को भी नहीं पूरी कर पाते हैं। फिर ये खेती के अलावा ये पार्ट टाइम दूसरे काम खोजने में लगे रहते हैं, तो इनके पास तो कोई सरप्लस प्रोडक्शन होता नहीं है जिसको बेचे। हाँ, हम इस पर चर्चा करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स में। जो मीडियम और बड़े किसान हैं उनके पास अपनी कल्टीवेशन के पास अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के बाद उनके पास अनाज बच जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, अतिरिक्त प्रोडक्शन उनके पास बचता है जिसको वो मार्केट में सेल करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है तेजपाल सिंह के बारे में। तेजपाल जो है एक लार्ज फार्मर है, एक बड़ा किसान है, और उसको सरप्लस व्हीट है 350 क्विंटल,
ये वहाँ पर लिखा भी है। ये अपने सरप्लस यूनिट को क्या करता है, रायगंज के मार्केट में जाके सेल कर देता है। यहाँ जाकर ये इसको सेल करता है और सेल करने के बाद इसे गुड अर्निंग हो रही है, अच्छी कमाई हो रही है। जब अच्छी कमाई होती है तो उस पैसे को क्या करता है, ये देख लीजिए बैंक अकाउंट में डालता है, या उस पैसे को ही ये अपना वर्किंग कैपिटल में उसको चेंज करता है नेक्स्ट सीजन के लिए, अगले सीजन के लिए भी कैपिटल उसके पास होती हैं। कुछ कैपिटल को लेंडिंग करता है, वो बोरो करता है, जिसे सट्टा जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको उधार भी देता है हाई इंटरेस्ट पर। साथ ही साथ उससे और भी जो किसान हैं, मान ये तो तेजपाल की बात नहीं है, हम सभी लार्ज फार्मर की बात कर रहे हैं, मीडियम के जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, उससे गुड अर्निंग करते हैं, तो उसका यूज में वो अपनी कैटल्स को, मवेशियों को खरीदने में करते हैं। ट्रक्स, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ भी खरीद लेते हैं। और ये सब जो चीज़ लेते हैं, बहुत तो ऐसे हैं कि इससे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए भी कैपिटल बना लेते हैं, पूंजी बनाते हैं। बहुत इसमें से कोई दुकान खोल देते हैं और इस तरीके से उनका काम चलता है। अब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग इस पूरी बात को समझ गए होंगे, फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपको समझाया जाएगा। जो भी पढ़ाया गया है इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिए, समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे उसमें आपको समझाएंगे। एक और बात कि अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।